हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस एनसीईआरटी इनिशिएटिव के अंडर। ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज़। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं हमारे एनवायरनमेंट में इस टाइम पर, और उसके लिए हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं टू कर्ब दिस पोल्यूशन, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट है। तो उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो हम इस चैप्टर से जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, सबसे पहला है वो है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन की डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो मैंने हाईलाइट की हुई है, वो आप देख सकते हैं। दैट एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल, इट इज़ कॉल्ड एज पोल्यूशन। मतलब कोई भी हमारा बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो, हमारे इकोसिस्टम का कोई भी पार्ट है जिसमें अनडिज़ायरेबल चेंज आएगी, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर पोल्यूशन हुआ है। और जो ऐसे एजेंट्स जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को पास किया। क्यों? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो इसी कंटेक्स्ट में सबसे पहला जो पोल्यूशन है, हमें पता है, हमने स्मॉल क्लासेस में भी पढ़ा था कि पोल्यूशन जो है बड़े टाइप्स का होता है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो उसी तरह से जो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे वो होगा एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है वो ये है कि एयर पोल्यूशन से प्लांट्स को क्या इफेक्ट होगा, एयर पोल्यूशन से एनिमल्स को क्या इफेक्ट होगा। ये वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। क्या हैं? दैट इन अभी प्लांट्स की बात है कि इट रिड्यूसेस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड कॉज प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है। इसी के साथ दीज एयर पोल्यूटेंट्स ऑल्सो डेलिटरियसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स का अलग है और एनिमल्स का अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन जो होता है वो क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, उसके सोर्सेज क्या हैं। वो हैं जैसे यहाँ पर स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स and other industries release particulate and gaseous air pollutants together with harmless gases such as नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा सोर्सेज हम बात करें तो हमारा वेहिकुलर ट्रैफिक होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरह से जितने भी ये सब हैं, सब क्या हैं, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो अब यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हो, इस फिगर में क्या बोला है कि चलो ठीक है, मान ले हम पोल्यूशन क्या है देख लिया हमने, एयर पोल्यूशन क्या कर रहा है वो भी देख लिया, सोर्सेज क्या हैं वो भी देखें। लेकिन अब ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, फिगर जो आपको दिख रही है, ये क्या है, दीज आर द वेज थ्रू विच द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। तो उसमें एक टेक्नोलॉजी है, एक कंपोनेंट है, उसका क्या नाम है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इसका रोल क्या है, वो सब मैंने यहाँ पर उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो इसको मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ क्या इसमें बोला हुआ है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात करेंगे। इसमें क्या है कि जैसे सपोज यहाँ पर कुछ आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोड रॉड्स लगी हुई हैं, जैसे ये वाली रॉड्स हैं, यहाँ पर ऐसे रॉड्स होंगी। ठीक है, अब इन रॉड्स में क्या होगा, इस पूरे सेटअप के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा और साथ ही साथ उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है वो क्या होते हैं, दे आर द नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, दे पोजेस नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, जब इस सेटअप में करंट भी है तो यहाँ पे डर्टी एयर जो होती है वो पास की जाती है। उसको पास करने से क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इन डस्ट पार्टिकल्स को बाइंड कर लेते हैं। बाइंड करने से क्या होगा,
कि फिर वो भी नेगेटिव चार्ज को ही शो करेंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है, इसमें एक सेटअप बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए होंगे, ठीक, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाएंगे जिसका चार्ज होता है नेगेटिव। तो जब एक डर्टी एयर यहाँ से पास किया आपने, तो डर्टी एयर्स में क्या होंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, उस नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन डस्ट पार्टिकल के साथ अटैच होकर उसको भी नेगेटिव चार्ज बना देंगे। इससे होगा क्या, जब ये पार्टिकल्स आगे आगे फ्लो करेंगे ना, वो इस जो कलेक्शन प्लेट के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल इसने क्या किया है, कलेक्ट कर लिया है। तो जैसे जैसे ये एयर यहाँ से पास आउट होगी, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ऐसे 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 ग्राउंडेड होते रहेंगे और यहाँ से क्या निकलती रहेगी, क्लीन एयर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है इसमें बताई हुई, ज़्यादा इसमें टफ कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी दिक्कत आए तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, और एक साथ यहाँ पर आपके क्या है, अच्छा इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो एयर का जो मूविंग जो स्पीड होगी या उसकी, वो स्लो होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप एयर को जल्दी, उसकी एयर पार्टिकल्स की जो डस्ट पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा जल्दी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे। बाइंड नहीं कर पाएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज अपना ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा तो यहाँ पर वो जो है बाइंड नहीं होंगे। इसलिए हमें उस एयर को, जो डर्टी एयर को सफिशिएंट टाइम देना है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स उस पर बाइंड करें और बाद में आगे जाके वो कलेक्शन प्लेट में कलेक्ट हो जाएं। ठीक है, उसी तरह से एक यहाँ पर स्क्रबर बताया हुआ है। इस सेटअप में क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ से डर्टी एयर को जो पास ऑन कराया, पास ऑन कराने से क्या होगा, फिर एक यहाँ पर वाटर या लाइम स्प्रे की एक मेम्ब्रेन टाइप या एक बैरियर है, जब यहाँ से पास होगा तो इससे पास होने से जो कुछ पर्टिकुलेट मटेरियल्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पर्टिकुलरली, ये सेपरेट आउट हो जाता है, जिससे क्या होगा, क्लीन एयर आपकी मिल जाती है आपको। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए इसको आप इसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें देख सकते हो। अब हम सुनते हैं PM 2.5 और PM 10। तो इसकी क्या है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो सबसे ख़तरनाक जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हैं हमारे PM 2.5। क्यों, क्योंकि उनका जो डायमीटर होता है उस पार्टिकुलर साइज पार्टिकल का, वो 2.5 माइक्रोमीटर की जितना होता है, जो कि आसानी से इनहेल हो जाता है, लंग्स में जाके एक्यूमुलेट होता है और बड़ी सारी जो डिजीज़ क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंने आपको अभी आगे बताया था पहले कि व्हीकुलर जो ट्रैफिक होता है उससे भी पोल्यूशन होता है, व्हीकल्स भी पोल्यूशन करते हैं। तो उस पोल्यूशन को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने, हमें पता है, टाइम टू टाइम पर कुछ स्टेजेस डेवलप करके की हैं, जैसे जिसका नाम था भारत स्टेज। ये कुछ ऐसे स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होते हैं हर व्हीकल जो भी इंडियन रोड पर होगा उसको फॉलो करने पड़ते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने BS1, BS2, BS3, BS4, BS6, यहाँ पर 5 को नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने BS5 को बाईपास करके BS6 जो है वो उसने लॉन्च किया है, और करंटली अभी भी BS6 जो है भारत स्टेज 6 नॉर्म्स, एमिशन नॉर्म्स जो हैं हमारे इंडिया में चल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। उसी के तहत क्या है, अब जैसे मैं थोड़ा आपको बता दूं, BS6 के अंडर क्या है, बहुत सारी और एडिशंस करनी पड़ती हैं कार मैन्युफैक्चरर्स को, जिसमें से सबसे एक पहली क्या है, यहाँ पर भी लिखी हुई है, दैट इज़ द कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं, ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं दे आर मेड ऑफ वेरी प्रीशियस मेटल्स लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम। इसका जो अगर हम एक लाइन में समझें, इसका काम क्या होता है कैटालिटिक कन्वर्टर का, कि ये क्या करता है, जो भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको ये
कन्वर्ट करेगा इनटू CO2 एंड नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म्स हैं उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो इसीलिए कंपलसरी है इस वक्त अकॉर्डिंग टू भारत स्टेज 6 कि हर व्हीकल में आपको कैटालिटिक कन्वर्टर को ऐड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अच्छा, एयर एक्ट हमें पता है 1981 में आया था, लेकिन 1987 में उसको अमेंड कर उसमें एक और पोल्यूटेंट ऐड कर दिया है जिसका क्या नाम है, दैट इज़ नॉइस। ठीक है, अब नॉइस भी एक पोल्यूटेंट होगा, एक टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट होगा। नॉइस क्या है? नॉइस इज़ अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड। ठीक है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हमें पता है। इफ़ेक्ट्स क्या होंगे कि जो हमारे ईयर ड्रम्स हैं उसमें डैमेज हो सकता है, हमारी स्लीप क्वालिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, ब्रीदिंग पैटर्न हमारा ऑल्टर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हो। इसके प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या हैं कि जैसे जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी वाला काम है, जहाँ पर नॉइज़ बड़ी ज़्यादा है, वहाँ पर साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज़ हो। उसके अलावा नॉइज़ हॉर्न फ्री जोन्स का क्रिएट करना है अराउंड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। जो क्रैकर्स की जो चलाने की टाइम लिमिट को फिक्स करना है, लाउड स्पीकर्स को चलाने की टाइम को फिक्स करना है। इसी तरह से कुछ स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेती रहती है। अब व्हीकुलर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की एक केस स्टडी है कि हुआ क्या जब 1990s की बात है। ये मैं आपको ऐसे बताता हूँ। 1990s की बात है, हम दिल्ली जो था वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड था। चूँकि अभी भी है वो, ऐसा ये हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन उस टाइम क्या था, इस टाइम इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी क्योंकि उस टाइम पे जो पब्लिक बसेस भी थी वो डीजल पे चलती थी। तो वहाँ पर इतनी बुरी हालत होने के बाद वहाँ पर एक PIL फाइल हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहाँ से एक डायरेक्टिव इशू किया कि जितनी भी पब्लिक बसेस हैं या प्राइवेट बसेस भी हैं, दे विल स्विच टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जितनी भी डीजल बसेस सब बैन होंगी, सब बाकी जितनी भी हैं वो CNG पर चलेंगी। तो वही चीज़ है कि CNG पर चलने से क्या होगा कि वो मोर एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल, चीपर भी है और इसमें एडल्ट्रेशन नहीं होती है। साइमल्टेनियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखा गया कि जो ड्यूरिंग 2005 का जो टाइम पीरियड था उसमें जो पोल्यूशन की जो लेवल्स थे उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन आई थी एज़ कम्पेयर टू द 1990 लेवल्स। ठीक है, यही BS6 का जो मैंने आपको कंसेप्ट पहले बताया, ये डेटा पुराना है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इतना याद रखना है कि करंटली जो हम नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं वो है भारत स्टेज 6। ठीक है, ये था हमारा एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए किस एक्ट के अंदर हम करते हैं, दैट इज़ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, अब हम जिसके कॉजेज़ की बात करें वाटर पोल्यूशन की, तो वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है हमारा, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रीज़ का एफिलेंट, डोमेस्टिक सीवेज, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से जो वेस्ट निकलता है, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है। ठीक है, हमारा कंज्यूमरिज्म जो कि हम अननेसेसरी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, अल्टीमेटली हमारे वाटर बॉडीज़ में जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंगली होता क्या है, अब डोमेस्टिक सीवेज की बात की है यहाँ पर कि उसमें क्या होता है, उसमें होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है। जब वो एक बड़ी वाटर बॉडी में जाएगा तो क्या करेगा, वहाँ पर जो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर उनको डिकम्पोजिशन वहाँ पर करेगा, जिससे क्या होगा उस बॉडी का जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो ऑल्टर करेगी। अब ये क्या चीज़ है, ये होता है, मान लो जैसे आप एक रूम में हो, रूम में आप अकेले हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो आप ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हो। एक टाइम पर क्या होगा कि कोई ऐसी चीज़ कुछ उस रूम की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आपके उस रूम में एंटर करेंगे, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, उस रूम की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन की वो कम हो जाएगी। सेम यहाँ पर भी केस क्या है कि जब एक वाटर बॉडी में
अब आप बाहर से जैसे पोल्यूटिंग एजेंट्स आप डाल रहे हो, जैसे डोमेस्टिक सीवेज डाल दिया या केमिकल्स हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगी। तो डिकम्पोजिशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ पर यूज़ होने शुरू हो जाएगी, तो जो ऑलरेडी वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जैसे फिशेस हैं या और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो उससे क्या होगा, उसका जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड है, ओवरऑल जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फीचर होता है कि जहाँ पर जिस वाटर बॉडी का बीओडी ज़्यादा है, इट मीन्स कि ये उतनी ही ज़्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया बहुत इजी तरीके से। ये वही चीज़ सारी बताई हुई है। अब ये क्यों होता है, जैसे अब एल्गल ब्लूम आ गई, कोई आपने एलियन स्पीशीज़ आपने किसी वाटर बॉडी में ऐड करा दी, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। और एक चीज़, अब इफ़ेक्ट क्या होता है वाटर पोल्यूशन का, एक तो ये हमने बोला कि वहाँ के पोल्यूशन से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि जो डोमेस्टिक सीवेज से अगर हम अगर उसको ट्रीट ना करें, तो उसमें बड़े सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज, हार्मफुल फंजाई, हार्मफुल प्रोटोजोआ वहाँ पर अवेलेबल होंगे। और जब ये हार्मफुल पानी जो है, अनट्रीटेड वाटर, जब ह्यूमंस के कांटेक्ट में आता है, तो बड़ी सारी डिजीजेस कॉज करता है, जैसे डाइसेंट्री, टाइफॉइड, जॉन्डिस और कॉलरा। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये इकोलॉजी का, जो इस चैप्टर में इन्होंने डिस्कस किया, दैट इज़ द बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर जैसे लिखी है, क्या, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, हमने पहले या उससे पहले चैप्टर में जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने ट्रॉपिक लेवल पढ़ा क्या है। तो जब टॉक्सिक कंपाउंड की जो कंसंट्रेशन है वो हर स्टेप पे जब बढ़ेगी, उस कंसेप्ट को बोलते हैं, उस फिनोमिनन को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और ये जो फिनोमिनन है वेल नोन फॉर मरकरी एंड डीडीटी। आप मुझे बताइए डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसने एक फिगर बना के दिखाई हुई है कि देखो, जैसे वाटर का है, यहाँ डीडीटी लेवल कितना है, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन। फिर जब उस वाटर को जू प्लैंक्टन जाएगा, वहाँ पर होगा 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। फिश, स्मॉल फिश में होगा 0.5, लार्ज फिश में होगा 2 पार्ट्स मिलियन, और फिश ईटिंग बर्ड्स में कितना हो जाता है वो 25 पार्ट्स पर मिलियन। तो जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे ये टॉपिक लेवल बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर जो है डीडीटी की जो क्वांटिटी है या कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब हाई कंसंट्रेशन डीडीटी से क्या होगा, डीडीटी क्या करता है, ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। तो जब कैल्शियम की प्रॉपर उसकी जो नॉर्मल वैल्यू नहीं होगी, तो क्या होगा, जो एग शेल होगा उसकी थिनिंग होगी, एग शेल का जो वॉल है वो थिक नहीं होगी, और उसकी प्रीमेच्योर ब्रेकिंग होगी, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा कि जो पर्टिकुलर बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करेगी। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है, वो है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या है, इट इज़ द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। ठीक है, होता क्या है कि जैसे जैसे सपोज एक क्लियर वाटर है, आपको एक नई वाटर बॉडी दिखती है, ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरी नई नई वाटर बॉडी है, जिसका पानी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज़ आपने यहाँ पर क्या किया, डोमेस्टिक सीवेज भी आ रहा है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट भी आ रहा है, जो खेत हैं उसमें जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं वो भी सब आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जितना भी ये वो है पोल्यूटेंट है, वो कहाँ जाएगा, इसमें स्टोर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इसकी डेप्थ थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये रह जाएगा इतना सा बस, एक सेकेंड, अब जो लेक का जो लेवल है वो इतना रहेगा।
इसके साथ ही क्या होगा, यहाँ पर ऑर्गेनिक एक्टिविटी भी बढ़ रही है, ये हमने बात की पहले जब बायोलॉजिकल केमिकल डिमांड पे हमने देखा। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर और प्लांट्स बढ़ेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, जब आपने एग्जॉटिक स्पीशीज़ को इन्वेजिव स्पीशीज़ आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी, तो वो भी अपनी ग्रोथ बढ़ाएगी, उसकी रूट्स नीचे नीचे तक जाएंगी। तो एक टाइम पे क्या होने वाला होगा कि आप सब कुछ करने से क्या होगा, ये जो वाटर बॉडी जो है ये बिल्कुल ख़त्म होकर एक लैंड की फॉर्म ले लेगी, बिल्कुल प्लेन एक प्रॉपर पीस ऑफ लैंड यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो यही जो कंसेप्ट है वो क्या है, यूट्रोफिकेशन है। जैसे नेचुरल एजिंग, अभी जब बिल्कुल क्लियर लेक थी वो उसके यंग एज है, बाय द टाइम जब वो यहाँ इस स्टेज पे पहुँचेगी वो ओल्ड एज हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको और दिक्कत आएगी, मैंने तो वैसे बहुत ईजिली समझा दिया आपको, तो आप चाहो तो इसको आप नीचे पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अच्छा, वही चीज़, ये तो एक होगा यूट्रोफिकेशन, एक नेचुरल प्रोसेस। लेकिन जैसे मैंने बोला, कुछ मैन की एक्टिविटीज़ की वजह से अगर उसको हम जैसे एफ्लुएंस डाल रहे हैं हम घर के या इंडस्ट्रीज़ का, उससे क्या होगा, ये जो नेचुरल प्रोसेस है एजिंग का ये एक्सेलरेट करेगा। तो इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये कंटेमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं, वो होते हैं नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। ठीक है, या जैसे अब जो थर्मल पावर प्लांट्स क्या हैं, वो क्या करते हैं, उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। कैसे, कि जो पानी को गर्म करके, पानी गर्म होगा तो स्टीम निकलेगी, वो स्टीम से क्या होगा, उसकी पावर से जो टरबाइन है वो मूव करती है, उस मूव करने से क्या होगा, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब जो हॉट वाटर है वो अल्टीमेटली क्या करेगा, उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो वो डिस्पोज ऑफ होता है वाटर बॉडीज़ में। तो एक आपको पता है हर एक इकोसिस्टम का एक सेट टेम्परेचर है। फिशेस जो हैं दे आर नॉट मच अडेप्टेबल टू सच चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो जैसे ये हॉट वाटर आता है वाटर बॉडी में, तो ये क्या करता है, इट एलिमिनेट्स और रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर एंड एनहेंस द ग्रोथ ऑफ फिशेज एंड प्लांट्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज। ठीक है, कहने का मतलब कि जो वहाँ की इंडिजिनियस स्पीशीज होगी उसको ये डैमेज करता है। अब यही सॉलिड वेस्ट की बात है। अब हमें पता है सॉलिड वेस्ट कुछ भी हो जो कि ट्रैश में जाता है, वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हमें पता है कहाँ कहाँ मिलता है, वो वेस्ट होम से मिलता है, ऑफिस से मिलता है, स्टोर, स्कूल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा से मिलता है। तो अब इसको एक तरीका बताया गया है यहाँ पर। लैंड्स एक होते हैं, एक तो हम बोलते हैं डिस्पोज कैसे करने की, सिंपल बर्न करो। कई बार क्या होता है कि ये प्रॉपरली बर्न नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि ये ओपन डंप्स में जब प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, इट बिकम्स द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स और फ्लाइज। जब ये चीज़ें यहाँ पर होंगी तो डिजीज़ बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो एक तरीका यहाँ पर क्या बोला जी, एक होता है सैनिटरी लैंडफिल्स। वो क्या होता है कि मान लो ओपन डंपिंग से बेटर है कि आप क्या करो, एक खड्डा खोदो। जैसे एक था यहाँ पर एक खड्डा खोदा, इसमें आपने क्या किया, सारा डंप जो है वो कर दिया। जब ये एक टाइम पर यहाँ तक पहुँचेगा तो इसको आपने डर्ट से या सैंड से या मिट्टी से किसी से भी उसको फिल कर देना है। तो वो लैंडफिल क्या होगा, उसमें इन्वायरमेंट में ओपन नहीं है वो, और वो अपना जो है हार्मफुल जो इफेक्ट है वो भी नहीं करेगा। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो वेस्ट जनरेशन है और हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है दिन ब दिन, वैसे ही जो गार्बेज है वो बढ़ता जा रहा है। तो इतनी लैंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि पहले हम उसमें उसको एक लैंडफिल बनाएंगे तो उसमें डंप करके उसको कवर करेंगे। तो ये जो मेथड था ये इतना रिलायबल नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सलूशन है कि लोग खुद जब सेंसिटाइज हो जाएंगे इस बारे में, तो ही इस प्रॉब्लम का जो है सलूशन हो सकता है। जैसे कि हम क्या करें कि हम जो हमारा वेस्ट है उसको हम सेग्रीगेट करें। सेग्रीगेट इन द सेंस कि हमें पता है कि जो चीज़ रिसाइकल होती है उसको अलग कर दें, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग कर दें, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग कर दें।
जिससे क्या होगा कि पहले स्टेप से ही उस जो वेस्ट को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। अब जो रिसाइकल होगा वो आप कूड़ेदान में तो डालोगे नहीं, आप अपने किसी स्क्रैप डीलर को दे दोगे ताकि वो उसका यूज़ करेगा, जिससे आपको कुछ पैसे मिलते हैं। बायोडिग्रेडेबल से क्या होगा कि उसकी कोई फर्टिलाइज़र बनाने में या मैन्योर बनाने में काम आ जाएगा। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ वो होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिस पे हम फिर इफ़ेक्टिवली फोकस कर सकते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ इसका मेन पर्पज़ था। आजकल एक न्यू प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे जैसे डिजिटल इंडिया हमारे देश में फैल रहा है, उसी तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे उसी के साथ साथ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे ख़राब लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, वो सब उसकी भी जो है क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो उसका भी एक सोल्यूशन क्या बोला है कि रिसाइकलिंग बड़ी ज़रूरी है, वो भी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मैनर में। एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स, जैसे मैं अब शुरू से ही बता रहा हूँ कि अब हमें पता है हम एक खेत में क्या यूज़ होता है। हम क्या करते हैं, खेत में कोई क्रॉप उगा रहे हैं, अब उस क्रॉप के लिए उसको पानी भी चाहिए, उस क्रॉप के लिए उसको पेस्टिसाइड भी चाहिए, उस क्रॉप के लिए उसको वीडीसाइड भी चाहिए, केमिकल्स, इन शॉर्ट केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है। अब वो सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, या तो वो जाएंगी सॉइल के नीचे, या तो वो ग्राउंड वाटर को ख़राब करेंगी, तो या वो वाटर फिर जब ड्रेन होके वो जाएगा सीधे वाटर बॉडी में, या वो रिवर को ख़राब करेगी। तो उसी चीज़ में क्या है इस चीज़ को देखते हुए एक न्यू कंसेप्ट जो चल रहा है, दैट इज़ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि देखो, दो तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। या तो आप बिल्कुल ही कोई भी केमिकल यूज़ ही ना करो, बिल्कुल नेचुरल तरीके से यूज़ करो, नेचुरल वे में। ठीक है। मतलब आपने जो भी चीज़ लेनी है, जैसे आपने क्रॉप लगानी, सीड लगा लो, तो अगर आपने कोई मैन्योर डालना है वो नेचुरली मेड होना चाहिए या इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप बिल्कुल, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है ऑर्गेनिक का, कि आप यहाँ पर यूज़ तो करो बट बायो पेस्टिसाइड्स, जिसका मतलब जिसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, जो केमिकल से नहीं बनी है, बिल्कुल जिसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है, बायो इंसेक्टिसाइड्स, उसका यूज़ करके आप क्रॉप्स को उगाओ। तो ये दोनों कंसेप्ट जो हैं आपस में मिलते जुलते कंसेप्ट्स हैं, इनके भी अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो वो चीज़ अलग, वो टॉपिक ही अलग है। कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर वेस्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर वाटर पोल्यूशन। इसके बाद है रेडियो एक्टिव वेस्ट। इनिशियली जब न्यूक्लियर एनर्जी की जब डिस्कवरी हुई या इन्वेंशन हुई, तो सबने इसको एक नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी की तरह देखा। इसको बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्रोमाइजिंग या बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था इसके अंदर। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि जिससे हमें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के पहले सोचने पे मजबूर किया। लाइक हमें सबको पता है चिनोरबल में हुए इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर कितने सारे लोग बिना मतलब के ही उस लापरवाही से हमें उनकी जान गंवानी पड़ी थी। ठीक है। एक 3 माइल आइलैंड पे भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो ये सब से क्या होता है कि जो वहाँ के आसपास के लोग हैं वो उससे अफेक्ट होते हैं। क्यों इफेक्ट होते हैं? क्योंकि उसमें से रेडिएशन बाहर निकलती है, और वो रेडिएशन इतनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है कि वो म्यूटेशंस क्रिएट कर देती है। ज़्यादा रेडिएशन का लेवल होगा वो तो ख़तरनाक है ही है, अगर लो डोज में भी उसको रेडिएशन मिलेगी तो इट विल कॉज कैंसर। सो द न्यूक्लियर वेस्ट इज़ एन एक्सट्रीमली पोटेंट पोल्यूटेंट एंड हैज़ टू बी डेल्ट विद अटमोस्ट कॉशन। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। हमें पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट हम देखते हैं, जैसे हमने ग्रीन हाउस देखा हुआ है, उसमें क्या होता है, एक गार्डन के अंदर हम एक ऐसे हट टाइप बनाते हैं, और वो हट क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि उसके अंदर प्लांट होंगे और वो ग्लास से कवर्ड रहेगी। जब उसमें सनलाइट अंदर आती है तो क्या करती है, वो उस सनलाइट से जो हीट भी होगी उससे
वो जो हीट उस हट में आएगी उसको वो बाहर जाने नहीं देती है, जिससे क्या होता है कि वो जो ग्रीन हाउस जो है वो वार्म अप होता है और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो यही फिनोमेना जो है पूरी ओवरऑल अर्थ में देखा जाए तो वहाँ पर भी हमें एक फिनोमेनन देखने को मिल रहा है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। So the greenhouse effect is a naturally occurring phenomenon that is responsible for heating of earth surface and atmosphere। ठीक है, ये नेचुरल फिनोमेनन है, ये कोई नया फिनोमेनन नहीं है, ये शुरू से होता आया है। क्योंकि अगर ऐसा फिनोमेनन नहीं होगा ना तो जो हमारा टेम्परेचर है ना वो माइनस में चलता जाएगा, -20, -30, -40, 50 तक चला जाएगा। तो उसी को तो और ऐसी कंडीशंस में जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। तो लाइफ पॉसिबल तभी है जब उसका हमारा टेम्परेचर क्या है, एवरेज 15 डिग्री तक टेम्परेचर होगा। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है, वो आप देख सकते हो। लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब हमारी ह्यूमन की इंटरवेंशन हो रही है तो वहाँ पर अब गड़बड़ कहाँ पर शुरू होगी। क्योंकि अब जैसे यहाँ डायग्राम क्या बनी है, डायग्राम में देख लो सन आ रही है, तो अब यहाँ से कुछ रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ जो हैं यहीं पर एब्जॉर्ब रहेंगी विद द हेल्प ऑफ बिकॉज ऑफ सर्टन गैसेस लाइक वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, इन्हीं गैसेस की जो एमिशंस हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अब जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ज़्यादा मीथेन आएगी, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जाकर और ज़्यादा जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसको एस्केप नहीं करने देगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी अर्थ में क्या कौन सा फिनोमेनन हो रहा है, वो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ लेड टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें जैसे पता है कि हर साल रिपोर्ट आती है कि भाई 2100 जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। तो उसके रिलेटेड हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हमारी जो कोस्टल सिटीज़ हैं आज की, वो 50 साल बाद नहीं दिखेंगी। वो क्यों हो रहा है ये सब फिनोमेना, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। जिनको नहीं पता उनके लिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मीजोस्फेयर, फोर्थ इज आयनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। ओजोन लेयर जो जिसका हम बोलते हैं ओजोन लेयर, वो कहाँ मिलेगी अपने को, वो मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर में। हालांकि ओजोन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, लेकिन जो हम प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है ओजोन का, वो कहाँ पे मिलता है हमें, वो वाली ओजोन हमें कहाँ मिलती है, वो मिलती है हमें स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, और जो हमें पता है कि जो ओजोन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है वो टॉक्सिक है, वो बैड है फॉर हेल्थ। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन है दैट इज़ द गुड ओजोन ऑल्सो। ठीक है, अब ये गुड क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि जब सन से रेज आती हैं, उन रेज में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी साथ में होती है। अब जब ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करनी होती है, तो जब ये एंटर करने से क्या होगा, अगर ये डायरेक्ट हमारे स्किन को टच करेगी यूवी रेज, इट कैन कॉज कैंसर और स्किन डिजीज़ एंड सनबर्न। तो ओजोन का क्या यहाँ पर फंक्शन होता है, वो इस तरह की जो हार्मफुल यूवी रेज हैं उनको एंटर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होने देते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज गुड ओजोन। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा इसमें आपको एक फैक्ट है कि इसको मेजर करने का जो एक यूनिट है दैट इज नोन एज डॉप्सन यूनिट। अब इसका वन ऑफ द बेसिक कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन क्या है, दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs।
दीज CFCs आर वाइडली यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। हमारे रेफ्रिजरेटर्स में जो कूलिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, दीज आर नोन एज CFCs। तो दीज आर द मेजर कल्प्रिट बिहाइंड द ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, अब ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होती है, कैसे नहीं होती है, उसको थोड़ा समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या हुआ। अब हमने बोला कि CFC जो है, CFC जो है रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इन CFCs में क्या होगा, ये अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, अब जो CFC है ये इस पर UV रेज एक्ट करेंगी। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है क्लोरीन का जो एटम है वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द O3, दैट इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होगा, जो ये O3 है, सॉरी ये जो क्लोरीन आयन है, ये रिएक्ट करेगा इस ओजोन के साथ, बनाएगा क्या, ऑक्सीजन प्लस ClO। तो मतलब क्या किया इसने, ओजोन का मॉलिक्यूल तोड़ दिया। ऐसे ही ये जब रिएक्शन 1000 जगह पे होगी तो वहाँ पर क्या होगा, ओजोन की डिप्लीशन होगी। अब आगे क्या होगा, उसको फिर एक कंपोनेंट मिलेगा, वो क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, क्लोरीन आयन फिर बाहर निकल आएगा, ये फिर किसी ओजोन लेयर को जाकर ब्रेक डाउन कर देगा। ऐसे ही करते 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 ये एक परमानेंट डिप्लीशन जो है वो ओजोन की कर देगा। ये मैंने कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं ओजोन लेयर के, वो यहाँ पर लिखे हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि ये क्या करते हैं, स्किन कैंसर्स होते हैं, या ह्यूमन आई में जो कॉर्निया है उसको डैमेज कर सकता है, कैटरेक्ट कर सकता है, या जो हमारी आई साइट है उसको परमानेंटली ख़त्म कर सकता है। तो इन सब के डिज़ास्टर्स इफेक्ट्स को देखते हुए एक ट्रीटी साइन की गई जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल टिल डेट। अभी तक की एनवायरनमेंट के डायरेक्शन में जो भी हमने स्टेप उठाए हैं उसमें से सबसे सक्सेसफुल जो स्टेप है वो यही है। ठीक है, अराउंड हमने 90% तक जो है इसकी जो डिप्लीशन है हमने कम कर दी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डिफॉरेस्टेशन। हमें पता है डिफॉरेस्टेशन इज़ द रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर आवर नैरो इकोनॉमिक नीड्स। तो हमें पता है कि जैसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होती थी, कि जैसे कोई ट्राइबल्स हैं या लोग होते थे, वो क्या करते थे, किसी जगह शिफ्ट करके फॉरेस्ट को काट कर वहीं रहते थे और वहीं पे कल्टीवेशन करके अपना जो है सर्वाइवल करते थे। फिर कुछ टाइम बाद कहीं और शिफ्ट करके सेम वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं। आज भी वही चीज़ हो रही है, लेकिन अब हमारी जो नीड्स हैं वो नीड ना रहकर ग्रीड बन गई हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि हम रेकलेस जो है फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं फॉर मेकिंग रोड्स, फॉर टिम्बर, फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, फॉर हंटिंग। ये सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमें पता है कि ट्रीज़ जो फॉरेस्ट होते हैं आर नेचुरल कार्बन सिंक, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रही डिफॉरेस्टेशन। और रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एक्सिस्टेड बट रिमूव्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट। रिफॉरेस्टेशन में अकर नेचुरली और कैन बी डन बाय मैन। इसकी केस स्टडी क्या है कि एक बार क्या हुआ 1731 में, जो राजस्थान में एक राजा थे जोधपुर के, उन्होंने अपने एक मिनिस्टर को बोला कि एक लकड़ी का अरेंज करो फॉर न्यू पैलेस। तो वहाँ की एक कम्युनिटी है बिश्नोई करके, वो लोग क्या करते हैं, दे आर वेरी पीसफुल, दे आर वेरी अटैच्ड टू नेचर, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं उसके साथ। तो ये लोग क्या करते हैं, जो नेचर में प्लांट हैं या एनिमल्स हैं उनकी बड़ी पूजा करते हैं। तो जब वहाँ पर आए लोग काटने, तो इन लोगों ने वहाँ पर उस ट्री को ही उन्होंने हक करके रखा कि हम ट्री को कटने नहीं देंगे। लेकिन वहाँ पर एक वुमन थी जिसका नाम था अमृता देवी, उन्होंने अपनी वहाँ पर
लाइफ वहाँ पर दे दी इस चक्कर में ही, ट्रीज़ को बचाने के लिए, जिसके कारण उन्हीं की याद में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड शुरू किया हुआ है, दैट फॉर दोज हु हैव शोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। उसी तरह से चिपको मूवमेंट हमें पता है, उसमें भी क्या करते हैं कि वो ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे बाय हगिंग द ट्रीज़, चिपक के, ट्रीज़ के साथ चिपक के, ठीक है। तो एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980s में निकाला, जिसमें विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ वो लोग क्या करते हैं कि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करेंगे, फॉरेस्ट को मैनेज भी करेंगे। इन रिटर्न एक तो गवर्नमेंट की इससे हेल्प हो गई, गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इससे और क्या होगा, जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो मतलब रिलीजियस प्लेसेस हैं वो भी इंटैक्ट रहेंगी, उनका कल्चर प्रोटेक्ट रहेगा। और इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा कि वो जो फॉरेस्ट की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं, कुछ मेडिसिन प्लांट्स होते हैं, या और भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, उसको वो यूज़ कर सकते हैं, बट इन अ सस्टेनेबल मैनर, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे कि ये प्रोटेक्ट करके देंगे उनको फॉरेस्ट, और गवर्नमेंट उनको क्या फेवर देगी कि आप वहाँ का जो प्रोड्यूस है उसको सस्टेनेबली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज द चैप्टर नंबर 16, दैट वाज एनवायरमेंटल इश्यूज़। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।